मलिक हाउस में इतवार के दिन की सुबह मामूल की चहल-पहल से हटकर सुनसान थी। लाउंज से टीवी पर चलते खबरनामे की मद्धम से आती आवाज़ के अलावा और कोई आवाज़ नहीं थी। दीवार पर लगी घड़ी सुबह के 9 बजा रही थी। शावर को गुजरे आज पूरे 4 माह बीत चुके थे। घर का हर फर्द उस कुल्फत से आहिस्ता-आहिस्ता खुद को निकालने में कामयाब होकर अब अपने मामूलात पर वापस आ चुका था। इतवार का दिन बाकी दिनों की निस्बत ज़रा अलग था। इस वक्त असवन मलिक लाउंज में लगे सोफे पर बैठे, सामने मेज़ पर कारोबार के कागजात का इंबार लगाए, उस पर गर्दन झुकाए बैठे थे। हल्की आवाज़ में सामने चलता टीवी उनकी अदम तवज्जो का शिकार था। शावर के बीमार होते ही उसकी मुलाजमत भी खत्म हो गई थी। मलिक हाउस फिर से तंगदस्ती का शिकार हो गया था। सारा बोझ असवन मलिक के कंधों पर आन गिरा था। बुरहान को वो यावर की ज़िंदगी में बाहर बढ़ाने भेज चुके थे। उसके खर्चे अलग थे। नवीन मलिक की तमाम दौलत बुरहान को ट्रांसफ़र होने में अब कुछ माह ही बाकी थे। लेकिन तब तक घर का सारा खर्चा संभालना उनके कंधों पर था। करीब से कदमों की चाप सुनाई देने पर मलिक असवन ने सर ऊपर उठाया। स्याह ट्राउज़र शर्ट पहने दुरान लाउंज के दरवाजे पर खड़ा टकटकी बांधे उनकी तरफ देख रहा था। वो शायद जॉगिंग से वापस लौटा था। वो जानता था अश्विन मलिक से मुलाकात का इससे अच्छा वक्त कोई नहीं था, क्योंकि इस वक्त सब लोग सो रहे थे और घर में उसके अलावा सिर्फ वही थे जो इतनी सुबह उठ जाते थे। दौरान, आओ आओ, वहां क्यों खड़े हो? अश्विन मलिक कागजात पर पेपर वेट रखते पूरी तरह से उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। दौरान ने सपाट चेहरे के साथ कदम आगे बढ़ाए। सोफे के करीब आकर वो फिर से उसी तरह चुपचाप रुक गया। ज़हन 4 माह से कशमकश का शिकार था। बहुत कोशिश के बावजूद वो शावर की बातों को ज़हन से नहीं निकाल सका था। हर शाम घंटों वो अनिल के फ्लैट की इमारत के आगे बने पार्क में बैठा यावर की बातों को सोचता रहता था। सुबह से घर से निकलता और रात के वापस आकर अपने कमरे में बंद हो जाता। वो बहुत बदल गया था। वो दुरान जो जी करता सबके काम करता था, अब अव्वल तो सारा दिन घर में नजर ना आता। अगर आ भी जाता तो अनसुनी करता पास से गुजर जाता। घर वाले उसके अंदर पकते लावे से बेखबर। ये सब यावर से मोहब्बत का नतीजा सोचकर खामोश हो गए थे। इस खामोशी का रोज़ा रखे उसे 4 माह गुजर चुके थे और आज वो अनिल के साथ जाने की बजाय घर वापस आ गया था। बैठ जाओ। मैं भी तुम्हारे पास ही आने वाला था। तुम्हें अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेना चाहिए। अश्विन मलिक ने सामने सोफे की तरफ इशारा करते हुए एक ही सांस से बात मुकम्मल की। दौरान खामोशी से सोफे पर बैठ चुका था। शावर की बीमारी की वजह से वो अपना पढ़ाई का 1 साल छोड़ चुका था। इतने अच्छे नंबर थे, किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। बल्कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते? प्रोफेसर अख्तर से मिल लो। मैं उनसे बात करता हूँ तुम्हारे मुतल्लिक। असवंत मलिक ने अख्तर के याद आ जाने पर जोश से कहा। प्रोफेसर अख्तर असवंत मलिक के करीबी दोस्त थे। वो कराची यूनिवर्सिटी में सीनियर प्रोफेसर के ओहदे पर फाइज थे। दुरान ने सर को हल्का सा झुकाया। बाल जो माथे पर गिरे थे अब हवा में झूल गए थे। क्या हुआ? चुप क्यों हो? कोई परेशानी है क्या? क्या हुलिया बना रखा है? बाल इतने लंबे हो रहे हैं। बाल कटवाओ, शेव बनवाओ। कोई इंसानों वाली हुलिया में आओ भाई। असवंत मलिक का फिक्रमंदी से उसका जायजा लेते हुए खुलिया संवारने की तलकीन कर रहे थे, जबकि वो उसी तरह मुजस्सिम बना बैठा था। ऐसे हुलिये में मत जाना अख्तर के पास। ढंग के कपड़े पहनकर हुलिया दुरुस्त करके जाना। असवंत मलिक मुसलसल उसे समझाते हुए एकदम से उसी गहरी और तवील खामोशी को भांपते हुए रुके। दौरान, क्या अम्मा ने कुछ कहा या फिर किसी और ने? बताओ, मैं खबर। मैं किसका बेटा हूँ? दुरान ने एकदम सर उठाए सपाट लहजे में सवाल किया। असवंत मलिक की आवाज़ समी और आंखें हैरत से साकिन हुई। वो मुर्दा सी आंखें पूरी असवंत मलिक पर गाड़े हुए था। चंद सेकंड से बेयकीनी में गुजरी खामोशी को असवंत मलिक के जवाब ने खत्म किया। मतलब किसके? क्या नवीन भाई के बेटे? मैं उनका बेटा नहीं हूँ। दुरान सपाट लहजे में फिर से उनकी बात काट चुका था। असवंत मलिक का दिमाग उस वक्त मुंजमद हो चुका था। उन्हें हैरत का शदीद तरीन झटका लगा था। वो बागौर उनको देख रहा था। वो उलझ रहे थे। दिमाग तेजी से लम्हात दोहरा रहा था कि कहाँ उनसे कोई ऐसी गलती हुई कि दौरान आज ये पूछ रहा था। तो फिर किसके बेटे हो? गहरी सांस लेकर उल्टा सवाल कर दिया। दौरान के लबों पर एहसासिया मुस्कुराहट उभरी। ये मुझे नहीं, आपको पता है। चेहरे को हल्का सा हम देते हुए पूरे वसोक से कहा। मुझे तो ये पता है कि तुम नवीन भाई के बेटे हो। असुन मलिक ने कंधे उचकाए। लहजा मुश्किल मतवासन रखने की कोशिश की। वो निगाहें मुकम्मल तौर पर नहीं मिला रहे थे। ये कैसे पता है आपको? बरजस्सा कहा। असवंत मलिक फिर से चुप हुए। नाक के नथने फूले। चेहरा अब सुर्ख हो रहा था।
ऐसे जैसे कोई बहुत जब्त कर रहा हो। देखो दुरान, तुम बच्चे हो, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। और मैं बच्चा नहीं हूँ। हनूस वही लहजा, ठहरा लहजा, बेजार लहजा। ठीक है, बच्चे नहीं हो, लेकिन गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो? ये क्या सूझी है आज तुम्हें? देवरी चढ़ाए पूछा। मुझे यावर चाचू सब बता गए हैं। धमाका किया था। असद मलिक का सारा एतमाद पल भर में खत्म हुआ। क्या? क्या बता गया है यावर तुम्हें? अब की बार असवन के चेहरे पर गुस्से के आसार थे। सब बस जैसे खत्म होने को था। आज तक मैं खुद को जिनका बेटा समझता रहा हूँ, मैं उनका बेटा नहीं हूँ। अच्छा, और यावर को ये सब कैसे पता था? असद मलिक ने इत्मीनान को फिर से चेहरे पर सजाते हुए तंजिया लहजा अपनाते हुए पूछा। दुरान ने सिर्फ देखने पर इक्तफा किया। देखो दुरान, मैं नवीन भाई की डेड बॉडी के साथ ही अमेरिका से वापस आ गया था। अमेरिका में उन्होंने एक यहूदी औरत से शादी की हुई थी, ये सब जानते थे। असद मलिक का लहजा संजीदा था। दुरान उनके लफ्ज़ों और चेहरे के उतार चढ़ाव को देखने की बजाय कुछ और ही खोज रहा था। कि वो माँ बनने वाली थी, ये कोई नहीं जानता था। 1 साल बाद तुम्हारी माँ पाकिस्तान आई और तुम्हें मेरे हवाले कर गई। वो आगे बढ़ना चाहती थी और तुम उसकी अगली जिंदगी में रुकावट बन रहे थे। यावर चाचू ने फिर ऐसा क्यों कहा मुझे? दुरान की सुई अब भी वहीं अटकी थी। असद मलिक की बात को फिर से काटते हुए जावर की कही बात पर अटल था। यावर को यकीनन कोई गलतफहमी हुई होगी। उसे ये सब कैसे पता था? उसने ये गलत अंदाजे क्यों लगाए थे? मुझे इस सब के बारे में नहीं पता, और मैं ये चाहता हूँ कि तुम भी इस बात को भूल जाओ। असद मलिक ने तेवरी चढ़ाए नागवार से टोटो कहा और अपनी तरफ से बात खत्म करते हुए सर फिर से मेज पर खुले कागजों पर झुका दिया। मुझे मेरी माँ का पता मिल सकता है? दुरान के अगले मुतालबे ने असद मलिक की पेशानी पर मौजूद शिकन को मजीद गहरा किया। झुका चेहरा एक झटके से ऊपर उठाया। लब भींचे घूर कर दुरान की तरफ देखा। 19 साला दुरान आज तनकर उनके सामने बैठा पिछले दिनों के दौरान से ही अक्सर मुख्तलिफ लग रहा था। जब वो तुम्हें मुझे सौंप कर गई थी, तो वो तुमसे, वो और हमसे हर ताल्लुक तोड़ गई थी। मैं क्या, वो खुद जानबूझकर हमें अपना कोई अता पता नहीं देकर गई। मुझे उन्हें तलाश करना है। दुरान का लहजा अटल था। असद मलिक के आसाब तन गए। दौरान, तलाश उनको किया जाता है जिनसे किसी ताल्लुक की उम्मीद हो। अगर तुम्हारी माँ को जरा सा भी एहसास होता, क्या वो इतने साल तुमसे मिले भी ना रहती? अब तुम उसे तलाश कर भी लेते हो तो क्या? असद मलिक अब गुस्से से हवा में हाथ चलाते उसको समझा रहे थे। वो अब चेहरे की बजाय असद मलिक के हाथों को देख रहा था। वो झूठ बोल रहे थे, सरासर झूठ। बात सिर्फ नवीन मलिक के उसके बाप ना होने तक मुखफ़ी नहीं थी, उससे भी गहरी थी। तुम नवीन भाई के बेटे हो, हमारा खून हो, यही हकीकत है, और बस। माजी को कुरीदने वालों के हाथ कुछ नहीं आता। तुम्हारे नवीन भाई इतना कुछ छोड़कर गए हैं जो तुम्हें संभालना है। आप सब शाजिया पप्पो के नाम कर दें। सपाट लहजे में उनके हाथों पर ही निगाहें गाड़े फैसला सुनाया। दौरान, होश में तो हो? अब की बार असद मलिक की आंखें पूरी खुल गई थीं। लहजा और चेहरा दोनों मुताज्जिब थे। जी, पूरे होश में हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप सारी जायदाद शाजिया पप्पो के नाम कर दें। वो दो टोक अपनी बात पर डटकर जवाब दिया। देखो दुरान, मैं नहीं जानता कि यावर तुम्हें क्या कह गया है क्या नहीं, लेकिन ये सच है कि तुम नवीन भाई का खून हो, और मैं ये सब जानते बूझते तुम्हारा हक किसी और के हवाले क्यों कर दूं भला? सबकी आखिरी हद को छूती असद मलिक की आवाज़ अब ऊंची हो रही थी। क्या हुआ है असफी, किस पर चिल्ला रहे हो? लाउंज के साथ मुलक्का छोटे कमरे से आती दस्तगीर बेगम की उम्र रसीद कामती आवाज़ पर असद मलिक ने कंधे ढलकाए, सांस बाहर ऊंडेली। फिर दोनों आबरू चढ़ाए बागोर दुरान की तरफ देखा। तुम बड़े हो गए हो, लेकिन इतने नहीं कि तुम जो भी बकवास करोगे मैं सुनता जाऊंगा। सुबह यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाओ अपना। मैं अख्तर साहब से बात करता हूँ, अभी उनसे मिल लेना। असद मलिक ने उसे से घूरते हुए बात खत्म की और फिर मेज़ पर पड़ा मोबाइल उठाए कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए, जहाँ से दस्तगीर बेगम अब भी उनको पुकार रही थी। असफी, मुझे बिस्तर से उठाओ। दौरान है क्या बाहर? उससे कहो मुझे उठाए आकर। क्या यावर ही सगा था बस उसका, जो हमसे हर ताल्लुक तोड़े बैठा है? सारा दिन घर से गायब रहता है, घर के काम भी नहीं करता अब। दुल्हन के लौंज से बाहर जाते कदमों के साथ साथ दस्तगीर बेगम की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता आना बंद हुई। हसन मलिक उससे बहुत कुछ छुपा रहे थे और वो उसे ऐसे कुछ नहीं बताएंगे, ये वो बाहू जान चुका था। पता चला, आज सुबह तो रांग ने खामोशी से शादी कर ली। हार्वी के कान को लगे फ़ोन में से बरूस की तरद्दुत भरी आवाज़ उठी। वो बीच पर सफ़ेद टावल गौन में मलबूस टांगे पसारे बैठा सिरहिड़ी कश लगा रहा था। गीले बालों से साफ साई था। वो कुछ देर पहले तैराकी से फारिग हुआ है। हाँ चला,
मुख्तसर जवाब दिया और नखूस से स्विमिंग पूल के बीच के पास पड़े एस्ट्रे में सिगरेट की राख को झाड़ा। तुम्हें हैरत नहीं हुई क्या? रूस ने हैरानगी से उसके आंसर लहजे में जवाब देने पर सवाल किया। कुछ देर पहले ही खबरों के जरिए उसे पता चला कि दौरान ने साथी से जवेरिया उर्फ जोई नामी उस लड़की से पेपर मैरिज कर ली है। नहीं। गहरी सांसी, पास पड़े ग्लास को उठाया और सिगरेट की एक कश के बाद ग्लास के पेंदे में मौजूद मखलूल को अपने हलक में उंडेला। दूसरी तरफ रूस खामोश था। वो पहले कब अपनी ज़ाती ज़िंदगी को लेकर ऐसे कोई एहतमाम या फिर तकरीब करता है? ना कभी अपनी सालगिरह मनाई, ना कोई और खुशी। तो शादी भी ऐसे ही कर ली। इसमें हैरानगी क्या? आरवी का लहजा उखड़ा सा था। दौरान के किस्से के बाद वो ब्रूस से इसी लबो लहजे में गुफ्तगू करने लगा था। फिर भी दोरांग विलास में पार्टी तो करता रहता है ना? याद नहीं, रॉजर की कामयाबी के बाद कितनी बड़ी पार्टी दी थी उसने। हाँ, लेकिन वो फिल्म की कामयाबी थी। वर्चस्व जवाब दिया। खाली ग्लास को मेज पर रखा। मुझे लगता था वो इस बात को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करेगा, लेकिन वो तो लड़की को यूं छुपाए बैठा है। हैरान हूँ, क्या सच में लड़की से प्यार करता है? ब्रूस के सवाल पर आरवी ने गुस्से से भनवें सुकेड़ी। नहीं मालूम, और इस सच को जानने में कोई दिलचस्पी भी नहीं रखता। तुम भी ये ऊट पटांग कयास आराइयां लगाने की बजाय बस ये सोचो कि अब कैसे उस लड़की को दुरांग के उस फांसी होल में से बाहर निकालना है और श्योन तक पहुंचाना है। उस पर इल्ज़ाम लगाने वाला हरपा भी नाकाम हो चुका है। आरवी के लहजे में दुरुस्ती और परेशानी दोनों शामिल थी। दांत पीस से उससे फ़ोन बंद किया और गुस्से से सिगरेट को एस्ट्रे में रगड़ दिया। वो इस सारी परेशानी और मुसीबत की जड़ ब्रूस को मानता था। गहरे नीले रंग की पैरों तक आती फ्रॉक पर सुर्ख स्कार्फ को गले में लपेटे, बालों की ढीली सी चोटी बनाए, वो ऐसे ही से दुरांग विलास के लॉन्च में रोसीन के पीछे चलती हुई दुरान के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। उसने रोसीन को तमाम पेंट शर्ट्स उठाकर वापस दे दिए थे और अपने लिए तमाम लंबी फ्रॉक और स्कार्फ मंगवाए थे। और आज ये लिबास पहने वो खुद को पेंट शर्ट की निस्बत ज़्यादा बेहतर महसूस कर रही थी। लॉन्च में बैठे हसन मलिक और रूबी की निगाहें उस पर जमी थीं। वो बाखूबी अपनी पुश पर लॉन्च में बैठे नफूस की चुभती निगाहें महसूस कर सकती थी। वो लोग दुरान के क्या लगते थे, रोसिन से वो पूछ चुकी थी। लेकिन हैरत इस बात पर हुई थी कि दुरान आज उनको साथ कोर्ट नहीं लेकर गया था। मुकम्मल सिक्योरिटी में वो, अनिल और दुरान कोर्ट गए थे। वहाँ शादी करने के बाद विलास वापस आकर दोपहर 3 बजे से वो अपने कमरे में कैद थी। रात के 9 बजे रोसेन ने कमरे में आकर उसे दुरान के पैगाम की इतला दी कि वो आज से दुरान के कमरे में रहेगी। रोसेन लॉन से आगे छोटी सी राहदारी में मौजूद एक ही दरवाजे के सामने रुक गई थी। एक हाथ से उसका बैग थामे वो उसके पहुंचने की मुंतजिर थी। जैसे ही वो करीब पहुंची, रोसेन ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। आ जाओ। कमरे से आते ही बारोब आवाज़ में मायने हेज मुस्कुराहट सजाए रोसेन ने एक निगाह उस पर उठाई। मैम चले। रोसेन की मुस्कुराहट से एक लम्हे को उससे मुतसब्सब कैफियत में सामने दरवाजे को देखा, फिर हत्थे को धीरे से घुमाते अंदर दाखिल हुई। दाखिल होते ही निगाह दिलकश कमरे के मंजर से पथराई। वहाँ सांसें कमरे में मौजूद दौरान के कलोन की महक से पल भर में मुअत्तर हुई। वाकई पूरा कमरा उसकी शख्सियत के मुनफरिद होने का सबूत था। रोज़ीन अब कमरे से मुलक्का ड्रेसिंग रूम में एक दीवार पर नस्ब अलमारी में उसके सामान को रख रही थी। तुरान अब भी पुश मोड़े खड़ा था। एक हाथ में मोबाइल पकड़ा था, दूसरा जेब में था। सामने पुश मोड़े खड़ा, सफ़ेद ड्रेस शर्ट और गहरे ग्रे रंग की पैंट में मलबूस वो शख्स अब उसका सब कुछ होकर भी उसका कुछ भी नहीं था। सर, मैम की अलमारी सेट हो गई है। रोज़ीन हाथ बांधे उसे ड्रेसिंग में जवेरिया के सामान रख देने से आगाह कर रही थी। ठीक है। मगन से अंदाज में जवाब दिया। रोज़ेन ने सर हिलाया, मुड़ी और मुस्कुराकर एक नज़र जावेरिया की तरफ देखा, फिर हाथ बांधे यूं ही कमरे से बाहर निकल गई। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ और वो आहिस्ते से मुड़ा। वो दोनों हाथ सीधे लटकाए उसके बोलने की मुंतज़िर थी। आप यहीं रहेंगी आज से। कुछ भी गलत मत समझिएगा। मैं किसी को भी शक में डालना नहीं चाहता, इसलिए ये मजबूरी है। मतवासल लहजे में उसको यहाँ बुलाने की वसाहत थी। थोड़ा सा झुका, मोबाइल को सोफे के सामने लगे मेज़ पर रखा। बेफिक्र रहिए, समझ सकती हूँ। पुरवकार लहजा था, बिल्कुल उस दिन वाला। कोई झिझक, कोई घबराहट नहीं थी। तुरान ने पुन में उचकाई कि वो वाकई उसकी सोच को गलत बरकता रहा। वो सहमी सी घबराई सी नहीं थी। मुझे इस रिश्ते का एहतमाम करने के लिए वक्त दरकार है। सो इस वक्त मैं नहीं चाहता कि यहाँ घर में मौजूद और उससे बाहर मौजूद लोगों को हमारे रिश्ते पर शक गुजरे। पुन में सुकेड़े बड़े रूखे से लहजे में मजीद वसाहत थी। पता नहीं क्यों सामने खड़े लड़के का एतमाद अजीब तरह के एहसास से दो चार कर रहा था। वो बहुत मजबूत थी,
बहुत मुख्तलिफ, लेकिन वो उसकी सोच को परख नहीं पा रहा था। ऐसी बेचैनी उसे कभी किसी और के लिए आज से पहले महसूस नहीं हुई थी। जवेरिया ने उसकी वजाहत पर हल्का सा हंकारा भरा। पता नहीं वो क्यों इतनी वजाहतें दे रहा था, जबकि वो शादी से पहले सब तय कर चुके हैं कि उन्हें ये सब नाटक करना है। आप आराम कर लें, मैं वैसे भी रात भर नहीं सोता। आप जब सुबह उठेंगी तो फिर मैं अपनी नींद पूरी कर लूँगा। बेड की तरफ इशारा करते हुए नरम लहजे में हुक्म सादिर किया और फिर कदम सोफे की तरफ बढ़ाए। मेज से टीवी का रिमोट उठाने के लिए झुका। मुझे नहीं लगता आपको रात भर इस बेआरामी की ज़रूरत है। मैं इस सोफे पर भी आराम से सो सकती हूँ। आप अपने बेड पर आ सकते हैं। जवेरिया की आवाज़ पर दौरान ने झुका सर ऊपर उठाया, आईब्रो ऊपर चढ़ाए। वो उसी तरह एतमाद से खड़ी थी। कुछ सेकंड उसे देखने के बाद वो अब सोफे को देख रहा था। फिक्र न करें, मैं इससे भी कम जगह पर सो सकती हूँ। जवेरिया ने उसकी पुरसोच अंदाज को देखते हुए वसाहत दी। बेड पर से एक तकिया उठाया और आहिस्तगी से उसके पास से गुजरते हुए सोफे के कुशन को एक तरफ किया। वो वहाँ तकिया रख कर दुरुस्त किया। जैसे ही वो मुड़ी दौरान जो उसकी तरफ देख रहा था, फौरन निगाहों का जाविया बदलकर माथे को बिला जवाब से लाया। जब साथ रहना ही है तो फिर उससे घबराकर खुद को कमज़ोर ज़ाहिर करने का क्या फ़ायदा। बेशक वो उस दिन की जिल्लत के बाद नमाज में बहुत रोई थी, लेकिन उस संग दिल पर अब वो अपने दिल की कोई भी कैफियत ज़ाहिर करके खुद को हक़ीक़ साबित नहीं करना चाहती थी। उसे नमाज़ पढ़कर सोना था। दौरान से बेनियासी बरतती हुई वॉशरूम की तरफ बढ़ी। वॉशरूम का दरवाज़ा बंद होने पर दौरान ने गहरी सांस खारिज की और टीवी को रिमोट से चलाने के लिए बेड पर आ गया। बेड ग्राउंड से टेक लगाए, जूतों समेत टांगे नीचे लटकाए वो बसाई चैनल बदल रहा था, लेकिन सहन अपने कमरे में किसी की मौजूदगी के लिए तैयार कर रहा था। कुछ तवफ़ुक़ के बाद वो वॉशरूम से बाहर निकली। चेहरे पर पानी के कतरे थे और सर पर नमाज सूरज स्कार्फ बांधे अब ड्रेसिंग की अलमारी खोले खड़ी थी, जहाँ कुछ देर पहले रोज़ेन उसका सामान रख गई थी। दौरान ना चाहते हुए भी उसे देख रहा था और शक दुरुस्त साबित हुआ। वो नमाज़ पढ़ने लगी थी। चाहे नमाज थामे जैसे ही वो ड्रेसिंग से बाहर कमरे की तरफ आई, दौरान एकदम से बैकग्राउंड से अलग होकर सीधा हुआ। ये क्या करने लगी हैं आप? तीखे लहजे में नाक खुलाए सवाल किया। जवेरा के बढ़ते कदम वहीं थम गए। हैरत से उसके चेहरे के बदलते तेवर को देखा। कनपटी की रगें उभरी हुई थी, जैसे कुछ जब्त कर रहा हो। नमाज नमाज पढ़ने लगी। नहीं, मेरे कमरे में आप ये सब नहीं कर सकती। सख्त लहजे में बात करता हुआ वो यकदम से अपनी जगह से उठा। क्यों, इतना बड़ा तो है कमरा। जवेरिया ने कमरे की तरफ निगाह लड़ाते हुए बात शुरू की। प्लीज़ कहीं और जाएं और नमाज पढ़ने के बाद वापस आ जाइएगा। लेकिन मेरे कमरे में मुझे ये सब नहीं चाहिए। इंतहाई नागवार ले जाता। पेन की एक जेब में हाथ डाले वह बाकायदा जाए नमाज की तरफ इशारा किए हुए था। कहीं और कहाँ जाऊं। ये मेरा मसला नहीं है। मेरे कमरे में रहने के चंद असूल हैं और पहला असूल ये है कि यहाँ जैसे मैं कहूँगा वैसे रहना होगा। दूसरी जेब में हाथ डाले गर्दन को हल्का साम देते हुए वो कुछ देर पहले वाली नरमी को फरमोश किए हुए था। पहले असूल में ही बात खत्म कर दी। जवेरा ने आहिस्तगी से गर्दन घुमाकर कमरे का जायजा लिया। निगाह घूमती हुई स्विमिंग पूल की तरफ खुलते स्लाइडिंग दरवाजे पर जा टिकी। शीशे के बने दरवाजे और दीवार के पार सारा नज़ारा वासिया था। पूल से पहले कमरे के बाहर चौड़ा और लंबा बरामदा था। मैं वहाँ तो पढ़ सकती हूँ ना। उंगली का इशारा शीशे के बाहर मौजूद बरामदे की तरफ करते हुए पूछा। दौरान ने लब खोले ही थे कि वो फौरन फिर से बोल उठी। देखिए, वो आपके कमरे की जगह नहीं है, तो मुझे नहीं लगता आपको वहाँ भी कोई मसला होना चाहिए। वो एक ही सांस में तड़ाक से अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दी। दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे को सिरकाते हुए खोला। फिर आते ही जैसे शदीद सर्दी के बाद 7 बजने लगे, तेजी से बरामदे के सफ़ेद फर्श पर जाए नमाज बिछाया और नमाज शुरू कर दी। वो बेड पर फिर से उसी हालत में आकर बैठ चुका था, लेकिन निगाह बार बार बाहर शीशे से पार उस वजूद पर टिक रही थी जो बड़े नाम आग से नमाज पढ़ने में मसरूफ़ थी। यूं पहली दफ़ा किसी के साथ कमरा बांटने में अजीब सी उलझन पहले ही हो रही थी। ऊपर से मोहतरमा पूरी अकड़ दिखा रही थी। उसके सलाम फेरने पर फ़ौरन निगाहों का साफिया टीवी की तरफ मुड़ा। नमाज पढ़ने के बाद वो कमरे में दाखिल हुई तो कांप रही थी। चाहे नमाज रखने के बाद आकर सोफे पर जाने की बजाय उसके सर पर आकर खड़ी हुई। एक कंफर्टर चाहिए मुझे। दौरान ने टीवी पर से निगाहें मुड़े उसकी तरफ देखा। नाक गाल सुर्ख हो रहे थे। एक निगाह अपने बेड पर पड़े कंफर्टर पर डाली। ये ले लें। इशारा कंफर्टर की तरफ था। ये बहुत बड़ा है, मैं सोफे पर इसे कैसे संभालूंगी। वो एक झटके से पेशानी पर बल डाले उठा। आधा घंटा भी नहीं हुआ आपको कमरे में आए
और मसाइल हैं कि ख़त्म नहीं हो रहे। मैं जब कह रहा हूँ आप बेड पर सो जाएं, मुझे कोई मसला नहीं, तो आप बात क्यों नहीं समझ रही? दांत पीसे हुए वो उस पर रोब से ऐसे घुराया कि लम्हा भर को तो जोई सटपटा गई। जाएं और लेटें वहाँ जाकर। नखूस से नाक चढ़ाए हुक्म सा देखिया। वो उसकी यूं ही सख्ती से बात करने पर लरस गई, लेकिन फौरन खुद को संभाला। मिस्टर दुरान मलिक, नाटक का मतलब ये नहीं कि मैं आपकी गुलाम हूँ। ये बात आप मुझे आराम से भी समझा सकते हैं। दुरान जो नाक खुलाए उसकी तरफ देख रहा था, उसके जवाब पर सख्त और जवाब दे गया। इतनी देर से मैं आराम से ही सब कुछ समझा रहा हूँ, और मैं इतनी देर ही आराम से बोल सकता हूँ। लब भींचे जवाब दिया। क्या है ये मुसीबत गले डाल ली। देखो, दूसरा असूल ये है कि हम कमरे में आपस में कोई बात नहीं करेंगे। मुझे ऐसा महसूस करना है कि यहाँ अब भी कोई नहीं, इसलिए फॉर गॉड सेक जाओ और सो जाओ। दुरान के तने असाब अब जवाब दे रहे थे। मजीद बहस करने के बजाय वह सर झुकाए बेड की दूसरी तरफ जाकर कंफर्टर सर तक ओढ़ लेट गई। आहिस्ता आहिस्ता तकिया नमकीन पानी से भीगने लगा। तुरान ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, सिगरेट केस मेज पर से उठाया और दरवाज़ा खोले कमरे से बाहर बरामदे में आ गया। बर्दाश्त बहुत साल पहले वो ख़त्म कर चुका था। अब 5 सालों में इतना कुछ बदल चुका था। उसके मुंह से निकलता धुआं ठंडी हवा में घुल रहा था। तने आसाम सिगरेट की कश लगाने से पुरसुकून होने लगे। दीवार पर लगी घड़ी की सुइयां 12 बजा रही थीं। दुरांग विलास की ऊपरी मंजिल के उस कुशीदा कमरे में असुन मलिक पुरसोच आंखों की पुतली को टीवी की चलती स्क्रीन पर जमाए सोफे पर परचुमान थे, और रूबी संघार में इसके सामने लगे स्टूल पर बैठी सोने से पहले अपने मेकअप से धुले चेहरे पर मुख्तलिफ क्रीमों की मसाज कर रही थी। पेशानी पर अनगिनत गहरी सोच की लकीरें थीं। दुरान ने आज चुपचाप शादी करके उनकी अपनी ज़िंदगी में हैसियत वासिया कर दी थी। दोपहर से रूबी कांटों पर लौट रही थी। हसन मलिक ने गहरी सांस खारिज किए, रिमोट से टीवी बंद किया और कुछ पल आईने में नजर आते रूबी के परेशान हाल अक्स को देखा। पोतरे चेहरे के साथ आंखें झुकाए हाथों पर क्रीम का मसाज कर रही थी। इतना अपसेट होने की ज़रूरत नहीं, मासूम सी लड़की है। मेरा ख्याल है हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लीव इट, रिलैक्स हो जाओ। असवन मलिक खुद को पुरसुकून करने के बाद अब उसे भी समझा रहे थे, जिसकी नींद उड़ी हुई थी। असफी मासूम दिख रही है नहीं? मुझे तो बहुत शातिर लगती है। हाथों को मलते हुए आईने में निगाह उठाए असवन की अक्स को देखकर पूछा जवाब दिया। तुम बिला वजह खुद का खून जलाए जा रही हो। अच्छी तरह जानती हो दुरान पर हमारा कोई बस नहीं अब। उसका ये एहसान कम है कि हमें ये आला शान लाइफस्टाइल दे रखा है। यहाँ दुनिया की हर चीज़ है हमारे पास। हसन मलिक ने सोफे की पुर्ज से टेक लगाए पुरसुकून लहजे में वही बात दोहराई जो रूबी की हर परेशानी का वाहिद हल होती थी। उसके पास रूबी यकदम से स्टूल पर घूमकर असवन की तरफ मुड़ी। इसी बात की तो परेशानी है, उस लड़की की वजह से ये सब छिन जाएगा हमसे। आप माने या ना माने असफी, मुझे तो कोई और चक्कर लगता है। उनमें न जाते हुए वो अब गहरी सोच में गुम असवन मलिक को अपने दिल और दिमाग में उठते वसवसों से आगा कर रही थी। कैसा चक्कर? असवन ने बुनवे इकट्ठी की। आप खुद सोचें, वो दौरान जो सबरीना, रानिया और रीना जैसी हसीन लड़कियों को ठुकरा सकता है, उसे इस आम सी लड़की में क्या नजर आया? जरूर इस लड़की ने ना कुछ करवाया है दौरान पर। ओ बस करो रूबी, क्या ये अजीब बात है सोच रही हो? मुझे तो किसी एंगल से वो मामूली नहीं लगी। उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा नहीं उसको? रंगत ही थोड़ी दबती है, बस अच्छी खासी लड़की है। हसन मलिक ने कंधे उचकाए उस बात को रद्द किया। हसन मलिक के मुंह से यूं जावेरिया की तारीफ सुनकर रूबी के लबों के साथ आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। आपको तो मेरे अलावा दुनिया की हर औरत हसीन लगती है, तपाक से कहती अपनी जगह से उठी। चेहरा हफ्की के पास फूल गया। हसन मलिक के चेहरे पर शरीर से मुस्कुराहट उमड़ आई। और तुम्हें अपने अलावा हर औरत बुरी लगती है? मोहब्बत होने के लिए क्या सिर्फ शक्ल अच्छी होना ज़रूरी है? कहाँ लिखा है ये? मोहब्बत तो दिलों का मेल है, और मुझे लगता है इस लड़की में कुछ तो ऐसा खास है जो दौरान जैसा लड़का उस पर यूं फिदा हो गया है। मुझे हर औरत तो बुरी नहीं लगती, लेकिन फिलहाल ये लड़की बहुत बुरी लग रही है, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है दुरान के साथ साथ आप भी फिदा हो गए हैं इस पर। रूबी का चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ। असफल मलिक का कहका फिजा में गूंजा। खुदा का खौफ करो यार, मेरी बेटियों जैसी है वो। और छोड़ो भाई, अगर तुम्हारे अंदाजे ठीक हुए तो ज़्यादा अरसा साथ नहीं रहेंगे दोनों। ये शोबिस के सितारे ऐसे ही होते हैं, इनकी शादी ज़्यादा अरसा नहीं चलती। मैं चलने भी नहीं दूंगी। रूबी ने पलटकर बूढ़े वसोक से अपना इरादा बताया और नाक फुलाए कदम बाथरूम की दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए। असफल मलिक ने मुस्कुराते हुए सर झटका।